Hi, so we are reading Polity of Class 9th. इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स में हमने पढ़ लिया है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, इसके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, प्रीएम्बल एंड ऑल। फिर थर्ड पार्ट में हमने देखा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और फोर्थ पार्ट में हमने पढ़ा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हमने इन सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन सेपरेशन ऑफ पावर एंड ऑल। अब जो फोर्थ और जो फाइनल फिफ्थ पार्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक राइट्स। राइट्स क्या मिले हैं लोगों को, लोग मतलब जो उस कंट्री में रह रहे हैं। सी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स देखोगे तो जैसे आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 है, ये आर्टिकल्स बताते हैं यूनियन ऑफ इंडिया क्या है, इसके स्टेट्स क्या हैं, बाउंड्री एंड ऑल, एवरीथिंग स्टेट्स एंड ऑल, ये 1 टू 4 में हो जाता है। फिर आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक दिस इज़ अबाउट सिटीजनशिप, यहाँ के कौन से लोग हैं, उनको किनको सिटीजनशिप मिली जाएगी, पार्लियामेंट का क्या अधिकार होगा, रूल्स कैसे फ्रेम होंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट कैसे होगा। दिस इज़ 5 टू 11। देन आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक ये हो जाते हैं आपके राइट्स, कि ये आपके क्या क्या राइट्स मिले हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं। देन इसमें लीगल राइट्स आते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होते हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं। तो ये जो 12 से 35 है दिस इज़ स्पेसिफिकली अबाउट फंडामेंटल राइट्स। देन फिर 36 टू 51 आपका हो जाता है, 36 टू 51 हो जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देन 51A फिर फाइनली फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये जो 1 टू 51 तक आर्टिकल्स हैं ये काफ़ी हद तक पॉलिटी आपका डिफाइन करते हैं। बेसिक्स जो होता है ना ये पूरा इनमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। पॉलिटी इज़ वेरी वेरी इजी, सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, सबसे स्कोर इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, हिट रेशो भी बहुत अच्छा होता है फॉर एनी एग्ज़ाम। अगर आप स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो पॉलिटी इज़ द लो हैंगिंग फ्रूट, बहुत ईजी इसमें स्कोर होता है मार्क्स करना। और इट इज़ बहुत लॉजिकल है, ये पॉलिटी बहुत लॉजिकल है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एवरीथिंग इज़ वेरी लॉजिकल। तो हमारा अप्रोच बहुत सिस्टमेटिक है, हम हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और हम ग्रेजुअली अपना लेवल अप करेंगे। ये जो अभी है, अभी हम 9th क्लास की बुक में है तो हम 9th क्लास के लेवल से यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम हर शब्द और पूरा कॉन्सेप्ट देखने की ट्राई करेंगे यहाँ पे। सो लेट अस हैव अ ओवरव्यू। जो पहले 2 चैप्टर्स थे, 2 मेजर एलिमेंट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हमने देखे। जो चैप्टर 3 था उसमें हमने देखा कि पीरियोडिकली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्री एंड फेयर मैनर, व्हाट, इलेक्शन कराना क्यों ज़रूरी है और वो भी डेमोक्रेटिक वे में। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोग आते हैं लोग जाते हैं पर इंस्टीट्यूशन हमेशा बना रहता है। ओके, सो दैट फॉलो सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, दीज एलिमेंट्स आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर अ डेमोक्रेसी। तो इलेक्शंस, इंस्टीट्यूशंस, ये एक कंबाइन होते हैं थर्ड एलिमेंट के जो हम अभी पढ़ेंगे, दैट इज़ एन्जॉयमेंट ऑफ राइट। अधिकार क्या मिले हैं आपको भारत का नागरिक होने के, आपके मूलभूत अधिकार क्या है to make a government democratic. Even the most properly elected rulers working through the established institutional processes must learn not to cross some limit. मतलब ये जो राइट्स होते हैं ना बेसिकली ये लोगों को बचाने के लिए होते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे एक ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप इन सब अधिकार का हनन नहीं कर पाएंगे, यू कैन नॉट ओवरराइड दीज राइट्स गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ कंट्री। तो सिटीजन्स डेमोक्रेटिक राइट्स सेट दोज लिमिट्स इन अ डेमोक्रेसी. This is what we take up in this final chapter of the book. We begin by discussing some real life cases to imagine what it happens to live without rights. This means to a discussion on what we mean by rights and why do we need them. As in the previous chapter, the general discussion is followed by a focus on India. We discuss one by one the fundamental rights in the Indian Constitution. Then we turn to how these rights can be used by ऑर्डिनरी सिटीजन्स। इसको प्रोटेक्ट क्यों कौन करेगा, कैसे करेगा, इसमें हम देखेंगे डिटेल में। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, इसमें जैसे रिट्स इशू होती है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। 226 का वाइडर होता है, 32 सुप्रीम कोर्ट होता है, दिस इज हाई कोर्ट। विल रीड कि
who will protect and enforce them. Finally, we take a look at how the scope of rights has been expanding. So let us start step by step. Life without rights. यहाँ कुछ केस स्टडी दिया है इन्होंने कि जहाँ पर अगर अधिकार नहीं मिलते हैं तो जो ह्यूमन लाइफ है वो कितनी डिटीरियोरेट हो जाती है, आपको वहाँ पे ह्यूमन लाइफ का ट्रेजेडी मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाता है. सो दिस इज़ लाइफ विदाउट राइट्स. जो 3 केसेस दिए हैं, पहला केस दिया है जैसे प्रिजन इन ग्वांटानामो बे, ये यूएसए में है, ये काफ़ी डेडली माना जाता है क्यूबा के पास में. देन क्यूबा कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी, यहाँ पे क्रिमिनल्स एंड ऑल को यहाँ पे ये लोग रखते थे, दैट इज़ अ प्रिजन. यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई राइट्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और एक्सप्लॉयटेशन भी था काफ़ी ज़्यादा राइट्स का. तो यहाँ बात किया है ग्वांटानामो बे में, यहाँ काफ़ी राइट्स का, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ. एक बॉडी होती है एमनेस्टी इंटरनेशनल. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसने इंटरफियर किया और कुछ प्रिजनर्स को उसने वहाँ से रिलीज़ कराया और फिर फाइनली कुछ टाइम बाद ये ग्वांटानामो बे शुड बी क्लोज्ड डाउन. यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये बे को क्लोज करना है, बट यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज प्ली. तो ये पहला केस था जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है. सेकंड केस दिखाया है सऊदी अरेबिया का. सऊदी अरेबिया में ह्यूमन राइट्स का अगेन यहाँ पे काफ़ी फ्रीडम नहीं है. कंट्री रूल्ड बाय हेरिडेटरी किंग है, लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, किंग ही सुप्रीम होता है, किंग ने जो बोल दिया वो फाइनल है. देन ही कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है. देन पब्लिक रिस्ट्रिक्शन है, विमेन को वहाँ पे काफ़ी कम राइट्स मिले हैं. टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज़ कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ 2 वुमेन. तो अगेन सऊदी अरेबिया में भी यहाँ पे राइट्स कुछ नहीं मिले हैं. देन ये है एथनिक मैसाकर इन कोसोवो, ये कहाँ पर है, यूरोप में है ये. देन कोसोवो में क्या हुआ, यहाँ पे एथनिक मैसाकर हुआ, दैट वाज अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट्स स्प्लिट. देन यहाँ पे अल्बेनियन जो थे, ओवरवेलमिंग इथनिक माइनॉरिटी अल्बेनियम, ओवरवेलमिंग इथनिक अल्बेनियन, बट इन द एंटायर कंट्री सर्ब्स वर इन मेजॉरिटी. तो सर्ब्स और इधर यहाँ पे क्लैशेस हुए और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था. दिस इज़ ऑल रिटन ओवर हियर. अब इन सब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से ये नज़र आया कि अगर हमने सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए, कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं दिए और उनको डिफेंड करने के लिए एक जुडिशियल सेटअप नहीं बनाया, बिकॉज फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल होते हैं, अगर ऐसा नहीं किया तो जो सिचुएशन होती है एक साधारण नागरिक की लाइफ बहुत डिटीरियोरेट हो जाती है. दैट इज़ वाई हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से आया तभी से हमने इसमें प्रोविज़न रखे हैं. सिंस डे वन हमने प्रोविज़न्स रखे हैं फंडामेंटल राइट्स के भी. मूलभूत अधिकार वो अधिकार होते हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए. सो दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये ज़रूरी होते हैं. राइट्स के टाइप हो सकते हैं, एक कुछ होते हैं जैसे वो लीगल राइट है जो बैक बाय लॉ है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है उससे वो आपको राइट मिल रहा है, दैट इज़ लीगल राइट. एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल राइट, मतलब ये एसेंशियल है, टॉप ऑफ द टॉप है. ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कभी भी हुआ आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट तुरंत वहाँ पे रिट इशू करेगी आपके लिए, वो बाध्य है ये काम करने के लिए. सो इस तरीके से राइट्स बने हैं डेमोक्रेसी में. Now, think of all the example that we have discussed so far. Think of the victims in each example: Guantanamo Bay, Saudi Arabia, Albanian in Kosovo. If you were in their position, what would you have wished? If you could, what would you do to ensure that such things do not happen to anyone? हम क्या करेंगे, हम डेमोक्रेटिक राइट्स लेके आएंगे ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए. You would perhaps desire a system where security, dignity and fair play are assured to everyone. मतलब ये हर किसी इंसान को मिलना चाहिए, सिक्योरिटी, डिग्निटी, फेयर प्ले. हम हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हायर क्लासेस में देखेंगे, जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं ये इवन एलियन को भी हैं, फॉरेनर को भी अवेलेबल हैं, और कुछ हैं जो एक्सक्लूसिव टू सिटीजन ऑफ इंडिया है. देन someone is arrested, he or she should have a fair chance to defend themselves. You might agree that such assurance cannot apply to everything. One has to be reasonable in what one expects and demands for everyone
else. For one has to grant the same to everyone. तो ये जो rights होते हैं ये काफ़ी well thought of होते हैं. But you might insist that assurance does not remain on paper, that there is someone to enforcement बहुत ज़रूरी होता है in assurance का. जैसे हम आगे देखेंगे DPSP जो होती है वो नॉन जस्टिसेबल होती है, फंडामेंटल ड्यूटी होती है वो नॉन जस्टिसेबल होती है, बट जो फंडामेंटल राइट होते हैं तो ये होते हैं जस्टिसेबल. हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स आर कोरिलेटिव टू दिस फंडामेंटल ड्यूटी. DPSP का जो जांच होती है, DPSP का जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो इलेक्शंस के टाइम पे जनता डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें नहीं की तो गवर्नमेंट को ये जो इलेक्शन के टाइम पे पीपल विल जज दोज थिंग्स, बट जस्टिसेबल नहीं है इन कोर्ट. नाउ in other words, you might want a system where at least a minimum is guaranteed to everyone. पावरफुल हो या वीक हो, हम देखते हैं ना न्यायमूर्ति हमारे आंखों में पट्टी रहती है, वो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि सामने एक रिच है, अमीर आदमी है या गरीब आदमी है, वो किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, किस सेक्स का है, किस प्लेस का है. नो, एवरीबडी इज़ इक्वल. हमारे यहाँ हर एक को राइट टू इक्वालिटी है. मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है, ये सब चीज़ें ना हमें दिखती है, ना हमको ये सब चीज़ें डिफ्रेंशिएट करना है. दिस इज़ द स्पिरिट बिहाइंड थिंकिंग अबाउट राइट. अब व्हाट आर राइट्स? राइट्स क्या होते हैं? Rights are claim of a person over other fellow beings, over the society and over the government. तो rights क्या हुए? Rights हुए claims. Learn to write like this. Okay, if somebody asks what is right, so rights are claims of a person over other fellow beings, over the society and over the government. This makes your language very brevity आती है ना? Brevity is very important, to the point. Over the society and over the government. Now all of us want to live happily, without fear, without being subjected to degraded treatment. We expect each other to behave in such a way that does not harm us or hurt us. Equally, our action should not also harm or hurt other. तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम नहीं चाहते कोई हमको हर्ट करे, तो हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है हम भी किसी को हर्ट नहीं करें. ओके, सो अ राइट इज़ पॉसिबल व्हेन यू मेक अ क्लेम दैट इज़ इक्वली पॉसिबल फॉर अदर. You cannot have a right that harms or hurt other. You cannot have a right to play a game in such a way that it breaks the neighbor's window. The Serbs in Yugoslavia could have not claimed the whole country for themselves. तो ये rights ऐसे होने चाहिए कि ये rights constructive होने चाहिए. Claims we make should be reasonable. ये एक reasonable होने चाहिए ये right, unreasonable नहीं होने चाहिए. They should be such that can be made available to other in an equal measure. बराबर से सबको दिया जा सके. Right comes with an obligation to respect other right. ये बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे कि जो right होते हैं वो आते हैं विद एन ऑब्लिगेशन. आपको दूसरे के जो राइट्स हैं वो भी रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो राइट्स दिए हैं, इवन फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये क्वालिफाइड होता है. आपके पास राइट है तो भारत में 1.3 बिलियन लोग और भी हैं, तो जो आपका राइट है वो इनका राइट भी है. तो ऐसा नहीं कि आपका राइट है तो वो इनके राइट को हैम्पर करने लग जाए, इनके राइट को हर्ट करने लग जाए. राइट कम्स विद एन ऑब्लिगेशन टू रेस्पेक्ट अदर राइट्स. Just because we claim some things, it does not become our right. It has to be recognized by the society we live in. तो ये recognition earn करना पड़ता है. All these things. Rights acquire meaning only in society. हर society makes certain rules to regulate our conduct. They tell us what is right and what is wrong. What is recognized by the society as rightful becomes the basis of right. तो again ये mutual होता है, collective होता है. That is why the notion of rights changes from time to time in society to सोसाइटी. हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज होता है, हमारे राइट्स का जो डेफिनेशन है वो भी चेंज होता है. 200 years ago anyone who said that women should have the right to vote would have sounded strange. हम देखा था ना 1946 तक फ्रांस ने विमेन को वहाँ पे राइट टू वोट नहीं दिया था. तो समय के साथ हमारी मानसिकता भी बदलती है, हम भी बदलते हैं. टुडे नॉट ग्रांटिंग देम वोट इन सऊदी अरेबिया अपीयर्स स्ट्रेंज. जब सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स आर रिटन इनटू लॉ दे एक्वायर रियल फोर्स. तो ये जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं इसको जब आपने लॉ बना दिया, रिटन फॉर्म में कर दिया, तो उसके पीछे रियल फोर्स आ जाती है. अदरवाइज दे रिमेन मेयरली अ नेचुरल और मोरल राइट्स. जैसे पंचायती राज आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पंचायती राज सिस्टम कब से है? नागौर 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, तब से इन्होंने पीआरआई की बात किया था. अशोक मेहता कमेटी आई, उसने भी पीआरआई की बात किया. देन सिंघवी कमेटी आई, उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाए. थंगटॉन, फिर देन, तो फाइनली जाके ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये एक
फोर्स बना बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि आपको एक लॉ के साथ बैक करना पड़ेगा, तब उसमें असली ताकत आती है। तो जब पंचायती राज को हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया तो फिर इसमें एक सिमेट्री और फिर ग्रोथ यहाँ पे दिखने लगी। जैसे प्रिजनर इन ग्वांटानामो बे मोरल क्लेम है, नॉट टू बी टॉर्चर्ड और ह्यूमिलिएटेड, बट अगर राइट नहीं है तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, डिफ्रेंशिएट कैलकुलेट कैसे करोगे? दे कुड नॉट गो टू एनीवन टू एनफोर्स दिस claim. When law recognizes some claims, they become enforceable. ये word बहुत important है, enforceable. We can then demand their application. हम application मांग सकते हैं. When fellow citizen or the government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights. अक्सर आप ये word सुनते हैं, बोलते हैं हमारा violate हो रहा है, हमारा right infringement हो रहा है. In such circumstances, citizen can approach to court. कोर्ट उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। सो इफ़ वी वांट टू कॉल एनी क्लेम अ राइट, इट हैज़ टू हैव 3 क्वालिटीज़। क्या क्या क्वालिटी है? राइट्स रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ। वंडरफुल लाइन्स। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम, राइट्स रीजनेबल क्लेम होते हैं लोगों के, पर्सन के, रिकॉग्नाइज करती है सोसाइटी, और जो लॉ है उसको सैंक्शन करता है। दीज आर कॉल्ड राइट्स। नाउ why do we need rights in a democracy? See, राइट्स ज़रूरी हैं फॉर द एवरी सस्टेनेंस, वेरी सस्टेनेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में एवरी सिटीजन हैव टू द राइट टू वोट, राइट टू वोट दिया गया है, एंड ये राइट टू वोट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। राइट टू बी इलेक्टेड टू फॉर्म गवर्नमेंट, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा। फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस टू टेक प्लेस, इट इज़ नेसेसरी दैट सिटीजन्स शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। आप अपना बात, मन की बात बता सकते हो। फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। राइट ऑल्सो परफॉर्म अ वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी। राइट प्रोटेक्ट करते हैं जो माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी मतलब जैसे ये सोसाइटी है, इसमें से 80% लोग एक हैं और कुछ 15%, फिर 5% ऐसे अलग है, तो ये फिर हो जाता है माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी के ऑपरेशन को स्टॉप करने के लिए ये राइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। दे इंश्योर दैट द मेजॉरिटी कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स। राइट गारंटी होता है विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। कुछ गलत होगा तो राइट्स आपको डिफेंड करेगा। थिंग्स में गो रॉन्ग व्हेन सम सिटीजन में विश टू टेक अवे द राइट्स ऑफ अदर। So this usually happen when those in majority want to dominate those in minority. Government should protect the citizens' right in such a situation. But कई बार elected government may not protect, may not even attack the rights of their own citizen. तो government से बचाने के लिए भी ये rights काम आते हैं। Rights आप कोर्ट जा सकते हो so that the government cannot violate them. तो ये rights आपको majority सेक्शन ऑफ पीपल और आपको गवर्नमेंट दोनों से बचा रहा है, लोगों से भी बचा रहा है और गवर्नमेंट से भी बचा रहा है। मोस्ट डेमोक्रेसीज बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमने देखा ना, हमारे यहाँ भी फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, आर्टिकल दिस 12 टू आर्टिकल दिस, यहाँ पे पार्ट 3 में आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। अब बात करते हैं राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो लाइक मोस्ट अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दीज राइट्स आर मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है। सम राइट्स विच आर फंडामेंटल टू अवर लाइफ आर गिवन इन स्पेशल स्टेटस। तो इनको बोला गया है फंडामेंटल, एकदम मूलभूत अधिकार है ये। वी हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 2 प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन। क्या क्या? इक्वेलिटी, बराबरी होनी चाहिए, लिबर्टी और जस्टिस होना चाहिए। फंडामेंटल राइट पुट दिस प्रॉमिस इन टू इफेक्ट. They are an important basic feature of India's constitution. You already know our constitution provide 6 fundamental rights दिए हैं। कौन से हैं fundamental rights? These are fundamental right. Right to equality, right to freedom, then right against exploitation, then right to freedom of religion, okay, then cultural and educational right, and then राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये सारे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। नाउ राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि गवर्नमेंट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सब बराबर है, रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। हर एक को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ भी मिलेगा। इसका मतलब है लॉज अप्लाइज इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन स्टेटस। सो इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। इसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लॉ। सी आगे हायर क्लासेस में हम देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, डाइसिस के प्रिंसिपल्स क्या है, ओके, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। तो फॉर टाइम बीइंग ये है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ होता है, ये फाउंडेशन है ऑफ एनी डेमोक्रेसी।
इसका मतलब है नो पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है. देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एन ऑर्डिनरी सिटीजन. मतलब आप बड़े से बड़े आदमी भी हैं और आप नॉर्मल पर्सन भी है, हर एक के लिए जो लॉ है वो बराबर रहेगा. दैट इज इक्वालिटी. Every citizen, prime minister to a small farmer in a remote village, is subjected to the same law. No person can legally claim any special treatment or privilege just because he or she happens to be an important person. For example, जैसे प्राइम मिनिस्टर को भी कोर्ट के सामने आना पड़ा था चार्जेस ऑफ दिस. कोर्ट फाइनली डिक्लेयर्ड ही वाज नॉट गिल्टी. तो लॉ सबके लिए बराबर है. But as long as the case continued, he had to go to the court, give evidence, file paper, just like any other citizen. So the basic position is further clarified in the Constitution by spelling out some implications of the right to equality, that the government shall not discriminate against its citizens. ये बहुत important line है. Discriminate नहीं करेंगे on ground of religion, रेस. रिलीजन मतलब धर्म क्या है, रेस मतलब आप किस रेस से आ रहे हो, कास्ट मतलब कास्ट क्या है, सेक्स मतलब मेल फीमेल हो, इवन ट्रांसजेंडर भी हो, और प्लेस ऑफ बर्थ. ये बिल्कुल हम नहीं मानेंगे. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इनके बेसिस पे. एवरी सिटीजन शैल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, सिनेमा हॉल. आप कहीं पे भी जा सकते हैं. देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू यूज ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग गार्ड, रोल प्लेग्राउंड, places of public resort maintained by government or dedicated to the use of general public. There will not be any discrimination. So this might appear very obvious, but it was necessary to incorporate such rights in the constitution of our country where the traditional caste system did not allow people from some community. तो इंडिया का एक ये थोड़ा डार्क पास्ट भी रहा है. एक टाइम पे ये कास्टिज्म एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा था हमारे यहाँ, और इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्लियरली लिखना पड़ा कि हम इन सब चीज़ों को अब अबॉलिश करने वाले हैं. सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू पब्लिक जॉब्स में भी. All citizens have equality of opportunity, matter relating to employment or appointment to any position in the government. कोई भी सिटीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा अगेंस्ट और मेड इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ ये जो मेंशन अबव है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. यू हैव रेड इन चैप्टर 4, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी. बट अगेन इसका एक बैकड्रॉप था, बिकॉज इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट की ज़रूरत थी. सो वेरियस गवर्नमेंट हैव डिफरेंट स्कीम्स फॉर गिविंग प्रेफरेंसेस टू विमेन. जैसे कि पंचायती राज में देखो आपका 1/3 सीट रिजर्व होती है पुअर और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए सम काइंड्स ऑफ जॉब्स में. सो ये रिजर्वेशन अगेंस्ट टू राइट टू इक्वालिटी है? नहीं, ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है. दे आर नॉट. Right to equality does not mean giving everyone the same treatment, no matter what they need. Equality का मतलब होता है giving everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of. तो ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है. समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू समवन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए हमने ये प्रोविज़न दिए हैं. दिस इज़ व्हाट जॉब रिजर्वेशन डू. जस्ट टू क्लैरिफाई दिस, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था रिजर्वेशन ऑफ दिस काइंड आर नॉट अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी. अब प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड होता है सोशल लाइफ में भी. कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हम टॉलरेट नहीं करेंगे. ये जो अनटचेबिलिटी है हम टॉलरेट नहीं करेंगे. डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को टू पुट एन एंड टू इट. तो जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बिन फॉरबिडन इन एनी फॉर्म, ये हमने यहाँ पे बंद कर दी है. अनटचेबिलिटी हियर डज नॉट ओनली मीन रिफ्यूजल टू टच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट. इसका मतलब है ये मन से भी हटाना है. बिलीफ, प्रैक्टिसेस, इस सब चीज़ों की आज की सोसाइटी में कोई ज़रूरत नहीं है. सच प्रैक्टिसेस डिनाइज देम इंटरेक्शन विद अदर और एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एज इक्वल सिटीजन. हम सब इक्वल हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस भी दे दिया गया है. सी, जैसे आप ये 400 मीटर रेस देखते हो ना, आप स्प्रिंट होता है, आपने मैचेस देखे होंगे. तो जो इनर लेन होती है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेस, सी हम सर्कल देखते हैं ना, तो ये सर्कल, ये एरिया बड़ा होता जाता है ना. तो इसीलिए इनके स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं. जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पीछे है, इसका आगे, इसका आगे, इसका आगे, बिकॉज इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी फॉर सेम रीचिंग ओवर देयर फाइनल में. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या किया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इनको दिया गया है. सी, लेन्स जो होती है प्लेस्ड अहेड ऑफ दोज इन द इनर लाइन एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेस. इफ़ ऑल द कॉम्पिटिटर्स स्टार्ट द रेस फ्रॉम द सेम लाइन, तो फिर ये इक्वालिटी नहीं आएगी यहाँ पे. सो दैट इज़ वाई सेम कॉन्सेप्ट में हमने सोसाइटी पे भी इक्वालिटी लाने की कोशिश की है. तो ये मेजर फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी थी. ये इंडिया का अगेन काफ़ी डार्क पास्ट है, इसको अब पीछे छोड़ने की ज़रूरत है. देन राइट्स टू फ्रीडम.
फ्रीडम, ये अब दूसरा राइट आ गया। तो एक पहले जो राइट थे वो इक्वालिटी थे, इसमें भी अलग अलग होते हैं। तो हायर क्लासेस में अपन देखेंगे 14 क्या होता है, 15, 16, 17, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑल, 14, 15, 16, 17। देन जो 11 होते हैं और जो 12 होते हैं, 11 मतलब 12 मतलब कि ये बताते हैं कि स्टेट का मतलब क्या होता है, और लॉज इन कॉन्ट्रा ये जो अपोजिशन में होते हैं वो लॉ अल्ट्रा वायर कर सकती है कोर्ट अगर वो कोलिजन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट। 12 एंड 13, 12 एंड 13, एंड देन 14, 15, 16, 17, 18, एंड देन राइट टू फ्रीडम स्टार्ट हो जाता है। सो फ्रीडम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेन नहीं है, आपको फ्रीडम दी है। इन प्रैक्टिकल लाइफ इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन अवर अफेयर्स बाय अदर। इंटरफेरेंस नहीं है, बीट अदर इंडिविजुअल्स और द गवर्नमेंट। वी वांट लाइफ, हम सबको स्वतंत्रता सबको पसंद आती है कि हम अपने हिसाब से काम कर सकें। अदर्स शुड नॉट डिक्टेट अस दैट विच वॉट वी शुड डू। सो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने ये सारे फ्रीडम दे रखी है। फ्रीडम क्या है, आप जो चाहे वो बोल सकते हो, आप जो चाहे वो एक्सप्रेस कर सकते हो, आप असेंबली कर सकते हो बट आपको शांतिपूर्ण तरीके से आना पड़ेगा। आप एसोसिएशन बना सकते हो, आप यूनियन बना सकते हो, आप कहीं पे भी घूम सकते हो फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, आप कंट्री के किसी भी पार्ट में रिसाइड कर सकते हो, आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यू कैन डू एनीथिंग। You should remember that every citizen has the right to all these freedoms. These means you cannot exercise your freedom in such a manner that violates other rights to freedom. अब योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस और ऑर्डर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी जो फ्रीडम है ये पब्लिक न्यूसेंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए। आपको राइट टू स्पीच दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके नॉनसेंस बोलने लग जाएंगे, डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे। मूवमेंट दिया है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे। सो यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंजरीज नो वन एल्स, बिकॉज हमें पता है राइट आपका है तो राइट दूसरे वाले का भी है, और हमें एक दूसरे के राइट को म्यूचुअल रेस्पेक्ट देना है। Freedom is not unlimited license to do what one wants. Government can impose certain reasonable restrictions on our freedom in the larger interest of the society. जैसे कि जब इमरजेंसी पोजीशन आती है, आर्टिकल 352, 356, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है या फिर 365 है, तो उस टाइम पे आप देखना जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कुछ में चेंजेस आते हैं। जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं 358 में क्या हो रहा है, ओके, ये भी हम हायर क्लासेस में देखेंगे। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका मतलब एसेंशियल फीचर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी है। आप अपने आइडिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये तभी होगा जब आप खुल के अपनी बात बोल पाओगे, फ्रीली कम्युनिकेट करोगे। यू मे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम द अदर, और ये बहुत अच्छी बात होती है कि सब इंडिविजुअल थिंक कर रहे हैं, ओके। ये कभी अच्छी बात नहीं होती है कि सब एक जैसा सोच रहे हैं। नो, वी आर ऑल बॉर्न डिफरेंट, तो वी हैव ऑल द राइट टू थिंक डिफरेंटली। यू मे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर, वेरी गुड। इवन इफ 100 पीपल थिंक इन वन वे, यू शुड हैव द फ्रीडम टू थिंक डिफरेंटली एंड एक्सप्रेस योर व्यूज़ अकॉर्डिंगली। तो ये भी कभी डरना नहीं चाहिए कि आप पूरे भीड़ से अलग हट के कुछ आपका थॉट है, इट्स योर थॉट, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस, ओके। If it is different from 100 people, then also you can think and you can express your views accordingly. You may disagree, आप disagree हुई है with the policy of government or activities of an association. You are free to criticize the government or the activities of the association in your conversation with your parents, friends, relatives. Okay, हमने एक बार देखा था ना, हमारे जो पुराने फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या बोला था, मुखर्जी साहब ने बोला था, हम आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस होते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा, बट हम वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमें वायलेंस इज़ नॉट गुड। फ्री और आप रेस्पेक्टफुली डिग्निफाइड वे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ वंडरफुल। Publicize your views through a pamphlet, magazine, in newspaper. You can do it through painting, poetry or song. Then you cannot use this freedom to instigate violence against other. ये नहीं करना है, आप violence नहीं use करेंगे, violence नहीं करेंगे, आप propaganda, fake news and all nuisance values, this should be avoided. You cannot use it to incite people to rebel against government. This you should know. Otherwise, you have freedom of speech and expression. Then you can use to defame others. No, you cannot use it to defame others by saying false and mean things that cause damage to a person's reputation. Again, this should be avoided. This is not your right. Citizens have the freedom to hold meeting, processions, rallies, demonstration on any issues, again peacefully. You want to discuss a problem, exchange करना है आइडिया, मोबिलाइज करना है पब्लिक सपोर्ट को टू अ कॉज, सीक वोट फॉर अ कैंडिडेट और पार्टी इन एन इलेक्शन, go ahead, you can do this, but such meetings have to be peaceful.
they should not lead to public disorder, breach of peace in society. So those who participate in these meetings activities should not carry weapon, हथियार लेके नहीं जाना है with them. Citizens also can form association. हम देखते हैं ना, citizens right का association बना लेते हैं, okay, democratic rights का association बना लेते हैं, political rights की association बनती है. फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स फैक्ट्री में होते हैं, वर्कर्स अपनी यूनियन बनाते हैं, आपने देखा होगा किसान यूनियन बन जाती है. ये बाद में ये क्या एक प्रेशर ग्रुप करके कॉन्सेप्ट होता है, ये हम बाद में देखेंगे. सो यूनियन बनाते हैं, आप अपने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करिए. स्टूडेंट यूनियंस होती हैं. सो some people in a town may come together to form a association or campaign against corruption और पॉल्यूशन. जैसे अन्ना हजारे साहब थे, उन्होंने बनाया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उन्होंने इसके लिए एक मुहिम चालू की थी. As citizens, we have to freedom to travel to any part of the country. We are free to reside, settle in any part of the territory of India. Let us say a person who belongs to the state of Assam, अगर आप बिजनेस हैदराबाद में करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. ये पूरा कंट्री आपका है. ही मे नॉट हैव एनी कनेक्शन विद दैट सिटी, ही मे नॉट हैव एवर सीन इट एवर, यू आर अगेन मोस्ट वेलकम. सो येट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही हैज़ द राइट टू सेट अप बेस देयर. ये जो राइट अलाउ करता है लैक्स ऑफ पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स एंड फ्रॉम पुअर रीजन्स ऑफ द कंट्री टू प्रॉस्परस रीजन्स एंड बिग सिटीज़. हमने माइग्रेशन चैप्टर देखा था ना, माइग्रेशन में क्या होता है, पुश फैक्टर होता है, पुल फैक्टर होता है. ये हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में पेपर में हमने देखा था, पुश फैक्टर पुल फैक्टर्स. तो ये माइग्रेशन इज़ अलाउड. द सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन भी. आपको जो नौकरी करना है, जो काम करना है, आप कर सकते हो. नो वन कैन फोर्स यू टू डू और नॉट टू डू सर्टेन जॉब. विमेन को आप बोल नहीं सकते कि आप ये ऑक्यूपेशन आपका नहीं है. अभी अगेन पेपर में हमने देखा था, जो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट ने क्या कहा है कि जो कॉम्बैट रोल होते हैं या फिर से फाइटर फ्रंट लाइन में जो अटैक इन ऑल होता है, परमानेंट कमीशन होता है, ये आप विमेन ऑफिसर्स को भी प्रोवाइड करिए. शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, नो, आप उनको परमानेंट कमीशन भी ऑफर करिए. बिकॉज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड कास्ट कैन नॉट बी केप्ट टू देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेंट्स, तो नो, आपको ऑक्यूपेशन का भी हक है. कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. जैसे अभी निर्भया केस में हमने कैपिटल पनिशमेंट दिया और उनको हैंग कर दिया, हमने उनकी लाइफ को ले लिया, बट अकॉर्डिंग टू लॉ किया हमने. पूरा लॉ वहाँ पे फॉलो हुआ. सेशन कोर्ट गया, देन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गया, देन मर्सी पील गई, रिव्यू पिटिशन आया, फिर प्रेसिडेंट का मर्सी भी आया. तो हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, तब जाके उन कल्प्रिट्स को हमने हैंग किया था. It means that no person can be killed unless the court has ordered a death sentence. It also means that a government or police officer cannot arrest or detain any citizen unless he has a proper legal justification. Even when they have to follow a same procedure. जैसे पुलिस अगर अरेस्ट भी हो रहा है, then हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी, उसको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया है, आपको डिटेंशन किस लिए हुआ है. पर्सन जिसको अरेस्ट और डिटेन किया है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में विद इन 24 घंटे के अंदर. सच अ पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और एंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस. तो ये राइट हमने इवन अरेस्ट और डिटेंशन के लिए भी दिए गए हैं. देन सो लेट अस रिकॉल द केसेस ऑफ दिस ग्वांटानामो बे एंड कोसोवो. तो वहाँ ऐसे राइट्स बिल्कुल नहीं मिले हुए थे, बट गवर्नमेंट ने हमें ऐसे यहाँ पे राइट्स दिए हुए हैं. ओके, देन अगेन राइट्स जो होते हैं ना, ये क्वालिफाइड होते हैं. जैसे आपको बुक लिखने का अधिकार है, बट अगर इससे आप सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं, डिसऑर्डर पब्लिक एंड लॉ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर आपको स्टॉप किया जा सकता है. सेंसर बोर्ड्स कई बार मूवीज़ को स्टॉप कर देता है उस पर. वाई? बिकॉज उसमें वल्गैरिटी होती है या फिर कुछ इंसाइटमेंट हो रहा है, सो वो स्टॉप कर सकते हैं. देन इंडस्ट्रियल जोन, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पे यूनियन और स्ट्राइक करने से मना कर देता है. हमारे बहुत सारे राइट्स आपको पता है, आर्मी आर्म्ड फोर्सेस को ये राइट्स नहीं दिए जाते हैं. वाई? बिकॉज दे आर एसेंशियल. आर्म्ड फोर्सेस में जो अलाइड हैं उनके सर्विसेज में हैं, जैसे बार्बर एंड शॉपकीपर एंड ऑल, जो बेस में काम कर रहे हैं, उनको भी ये सब राइट्स नहीं मिलेंगे. सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कर्फ्यू लगा सकता है. जैसे अभी कोविड-19 के लिए हमने क्या लगा दिया, धारा 144 लगा दिया है, हम किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, आपके राइट्स हमने रोक लिए हैं. तो इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा किया जा सकता है. अब है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. देखिए, राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी हो गया. फॉलो दैट एवरी सिटीजन हैव अ राइट नॉट टू बी. एक्सप्लॉयटेशन हम होने नहीं देंगे. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थॉट इट वाज नेसेसरी टू राइट डाउन सर्टेन क्लियर प्रोविजंस टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो 3 स्पेसिफिक इविल्स डिक्लेयर दीज इलीगल. पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ये जो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बीइंग की, इसको स्टॉप करिए. ट्रैफिक हियर मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यूजुअली विमेन. ये बहुत ऐसा होता आया है, इसको हमें स्टॉप करना है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है ये ट्रैफिकिंग जो होती है ह्यूमन बींग्स की, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमंस, दिस हैज़ टू स्टॉप.
फॉर इमोरल पर्पसेस। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला फोर्स्ड लेबर जो होता है, फोर्स्ड लेबर मतलब आप काम कर रहे हैं बट आपको उसका तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, तो ये जो बेगार होता है ये आपको स्टॉप करना है। render service to master free of charge at a nominal remuneration, this has to be stopped. When this practice takes place on a lifelong basis, it is called practice of bonded labor. आप एक टर्म देखोगे ये बंधुआ मजदूर कहलाते हैं, है ना। मुंशी प्रेमचंद की आप किताबें पढ़ के देखना, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने बहुत डिपिक्ट किया था कि कैसे ये बंधुआ जमींदार एंड ऑल बंधुआ मजदूरी करवाते थे, एक्सप्लॉयटेशन होता था, ऑल दिस। तो दिस ऑल्सो हैज़ टू बी स्टॉप्ड। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो बच्चों का ये जो चाइल्ड लेबर होता है इसको भी आप स्टॉप करिए। नो वन कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इन एनी अदर हैजार्डस वर्क, जैसे कि रेलवे, पोर्ट एट्सेट्रा में। अब मेघालय में देखना, वहाँ पे रैट होल माइनिंग होती है, ये भी पेपर में हमने देखा था। रैट होल माइनिंग में क्या होता है, छोटी छोटी माइनिंग में कई बार बच्चों को डिप्लॉय कर देते हैं वो। दिस हैज़ टू बी स्टॉप्ड। Basis many laws have been made to prohibit children from working in industries such as बीड़ी मेकिंग में, फायर क्रैकर में, मैचेस, प्रिंटिंग, डाइंग, इसमें स्टॉप करने की ज़रूरत है। तो सी, जैसे वायलेशन होता है राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन में, तो इस तरीके से ये पेटिशन भी अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, है ना। वायलेशन हुआ है, वायलेशन यहाँ पे राइट्स एक्सप्लॉयटेशन 3 कौन से थे, पहला था ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, दूसरा था बेगार, बॉन्डेड लेबर, और फिर ये जो चिल्ड्रन का जो होता है ये भी स्टॉप करना है हमें। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, रिलीजन आप जो चाहें जैसा चाहें वैसा आप इंडिया में अपना सकते हैं, आपको पूरा अधिकार मिला है। राइट टू फ्रीडम इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और पर्टिकुलरली लिखा है कि यू हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 2 एज वेल, इंडिया क्या है, सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एकदम अलग होगा रिलीजन से। इंडियन कॉन्सेप्ट में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होता है, मतलब हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे रिलीजन को, हर रिलीजन को हम उतना ही ट्रीटमेंट देंगे, इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन, मे नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, अगर आप एथिस्ट हो ना तब भी हम आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे। सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्टेट इज कंसर्न ओनली विद रिलेशन अमंग ह्यूमन बीइंग एंड नॉट विद द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड गॉड। सेक्युलर जो स्टेट होते हैं दैट डज नॉट एस्टेब्लिश एनी वन रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। इंडियन सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस करता है एटीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल्ड एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन। सो नो मैटर आपका क्या रिलीजन है, स्टेट आपको सबको बराबर ट्रीटमेंट देगा। स्टेट हैज़ टू बी न्यूट्रल, impartial in dealing with all religion. एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रोफेस, जो आपको प्रोफेस करना है आप करिए, प्रैक्टिस करना है करिए, जो प्रोपोगेट करना है आप करिए, यू हैव गॉट दिस राइट। ही और शी बिलीव्स इन, एवरी रिलीजियस ग्रुप और सेक्ट इज़ फ्री टू मैनेज इट्स, अपने रिलीजियस अफेयर्स भी कर सकते हैं, राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन हो सकता है, बट it does not mean that a person has right to compel another person to convert into his religion by means of force, fraud or inducement or allurement। मतलब ये जो forced conversion होता है that is not right। आपको जो करना है आप करिए, बट आप दूसरे लोगों को force नहीं कर सकते to do what you are doing। Of course a person is free to change religion on his or her own will। Freedom to practice religion does not mean that a person can do whatever he wants in the name of religion। For example, one cannot sacrifice animal or human beings as offering to supernatural forces or gods। religions में ये practice होती है, ऐसा नहीं होगा। religious practices which treat women as inferior or those that infringe women's freedom are not allowed। again इसमें भी आप पेपर देखना, अभी एक 9 जज बेंच हमने एस्टैब्लिश किया था, वो ये सारे मैटर को डिस्कस करने के लिए था। कई बार क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्सेस रिलीजन में टकराव आ जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला राइट टू इक्वालिटी, रिलीजन ने बोला कि विमेन को हम सर्टेन चीज़ नहीं कर दे देंगे। जैसे कुछ टेम्पल्स हैं वहाँ पे विमेन एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, कुछ मॉस्क है मॉस्क में विमेन एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी रूल डेरोगेटरी होता है विमेन के लिए वो प्रैक्टिसेस। तो अगेन ये फाइट होती है, इसके लिए अभी एक जज बेंच भी हुआ था जो सेटल करेगी ये सारे मैटर्स को, रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन के। बट इन टोटलिटी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो ऐसी हैं वो अलाउ नहीं की जाएंगी। वन कैन नॉट फोर्स अ विडो टू शेव्ड हेड और वियर वाइट क्लोथ्स, नो दिस विल नॉट बी अलाउड। सेक्युलर स्टेट इज़ वन दैट डज नॉट कॉन्फर एनी प्रिविलेज और फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, सब बराबर है। nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow।
दस द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे एनी टैक्सेस। जैसे कई बार टैक्सेस भी पास्ट में होते थे, जजिया कर एंड ऑल चलता था, अब ऐसा नहीं है। आप कोई भी रिलीजन फॉलो करेंगे आपको टैक्स देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन और मेंटेनेंस एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सरकारी में ऐसा कुछ नहीं होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय प्राइवेट property bodies. No person shall be compelled to take part in any religious instruction or to attend any religious worship. The whole idea is religion एक separate चीज़ है, ये forced नहीं होना चाहिए and we will not allow it to be forced. और government के सामने सारे religion बराबर हैं। अब आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ओके, देन यहाँ लिखा है कि आपका कल्चर है, आपका जो एजुकेशनल राइट है, अगेन यू कैन डिफेंड दैट। कोई पर्टिकुलर इन प्रोवाइडिंग रिटर्न गारंटी ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी के लिए ये दिया है। वाई आर देयर नो स्पेशल गारंटी फॉर द मेजॉरिटी? वेल, फॉर द सिंपल रीजन दैट द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव पावर्स टू द मेजॉरिटी। बिकॉज मेजॉरिटी में हर एक के पास एक वोट है, तो अगर 80% एक मेजॉरिटी के हैं तो इनके पास वोटिंग पावर ज़्यादा हो जाता है। सो दैट इज़ वाई हम माइनॉरिटी पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं और माइनॉरिटी को ये सारे राइट्स हमने दिए हैं। नाउ इट इज़ द लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, भाषा, आपका कल्चर और आपका धर्म, माइनॉरिटी नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन, अदरवाइज दे मे गेट नेग्लेक्टेड और अंडरमाइंड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी। दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चर और एजुकेशनल राइट्स दिए हैं। मतलब कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सिटीजन, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर है, आप उसको कंजर्व कर पाएंगे। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे आप मेंटेन कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो मेंटेन किया है, कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। इसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। ऑल माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। आप अपने हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। माइनॉरिटी डज नॉट मीन ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी एट द नेशनल लेवल। कई बार हमने देखा लैंग्वेज बेसिस पे भी हम मानेंगे। पीपल स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस आर अगेन माइनॉरिटी हो जाता है। जैसे तेलुगु पीपल जो है आंध्र प्रदेश में मेजॉरिटी पे है, बट नेबरिंग स्टेट कर्नाटका में जाएंगे तो ये माइनॉरिटी में हो जाएंगे। सिख पंजाब में मेजॉरिटी में है, बट राजस्थान में आएंगे तो माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी माइनॉरिटी हम मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। देन इमरजेंसी, जैसे दिस इज़ एसजीपीसी का एक न्यूज़ है। देन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वाश कर दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस। देन ये न्यूज़ है राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इनैक्ट एन एंटी कन्वर्जन लॉ। क्रिश्चियन लीडर हैव सेड बिल वुड एग्रेवेट द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर इन द माइंड्स ऑफ माइनॉरिटी। तो आइडेंटिफाई द राइट दैट इज़ बीइंग डिबेटेड इन ईच ऑफ दीज केसेस। राइट क्या है? दिस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब बात आती है, इतने राइट्स तो दे दिए, इनको आप सिक्योर कैसे करेंगे? सी, राइट्स गारंटी होते हैं। गारंटी मतलब इसके पीछे एक बैकिंग होनी चाहिए। दे आर नो यूज़ इफ़ देयर इज़ नो वन टू ऑनर देम। हम बोलते हैं ना, आप कोई एक प्रॉमिस करते हैं तो उस प्रॉमिस को ऑनर करना पड़ता है। प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस। सो तभी आपकी बातों पे फिर वजन होता है। अदरवाइज पीपल विल नॉट आपको गारंटी नहीं लेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे कि आप अपनी बातों का ऑनर नहीं करते हो। तो ये जो राइट्स हमने दिए हैं इसको भी हमें ऑनर करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिएबल कहाँ पे होंगे? कोर्ट्स में। राइट टू सीक एनफोर्समेंट है, दैट इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल नंबर 32। इसका मतलब है फंडामेंटल राइट है, राइट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव। इट इज़ पॉसिबल दैट समटाइम्स अवर राइट्स में बी वायलेटेड बाय फेलो सिटीजन्स, प्राइवेट बॉडी या गवर्नमेंट भी। तो उन केसेस में हम फंडामेंटल राइट 32 को इन्वोक कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट होंगे या फिर हाई कोर्ट ऑफ स्टेट 226 में। डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा साहब ने क्या कहा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हार्ट एंड सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हार्ट एंड सोल है। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ, जो कानून बनाया है उसके अगेंस्ट भी है, जो कानून ये एग्जीक्यूटिव बने हैं इनके भी है, और दूसरी अथॉरिटी इवन इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है ये। There can be no law or action that violate the fundamental right. If any act of the legislature or the executive take away or limit any of the fundamental right, it will be called invalid. We can challenge such law of the central and state government, policies, action of government, or the governmental organization like nationalized bank, electricity board. We can go to court. Court एनफोर्स करती है फंडामेंटल राइट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल भी और बॉडीज़ भी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर होता है टू इशू डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिट। रिट होती है ना, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन या फिर
को वारंट हो, ये दोनों रिट्स इशू हो सकती है, पांचों रिट्स फंडामेंटल राइट की। दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कंपनसेशन भी हो सकता है अगर आपने राइट्स फॉलो नहीं किए हैं। सो दैट इज़ वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट कई बार क्या होता है, राइट्स को भी हम कुछ और चीज़ें इसके ऊपर ले लेते हैं। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, उसमें जैसे आर्टिकल 39B आता है, आर्टिकल 39C आता है, तो ये ऊपर हो जाता है राइट टू इक्वलिटी में। इसके अगेन आगे केसेस आए, मिनरवा मिल्स केस में क्या कहा था 1980 एंड ऑल, हम इसको बाद में देखेंगे। देन ये बात है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, NHRC, ये भी क्या है, ये स्टैचुरी बॉडी है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी थी। इसका काम क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम होता है कि वो ये जो ह्यूमन राइट्स हैं इनको डिफेंड करे, एक वॉच करके रखती है। इसको सुओ मोटो पावर भी होता है, इसमें काफ़ी सारे मेंबर होते हैं। देन इसमें कुछ बाय डिफैक्टो मेंबर भी होते हैं, जैसे माइनॉरिटी कमीशन के हेड हुए, या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC कमीशन के हेड हुए, विमेन कमीशन के हेड हुए। इस तरीके से ये NHRC बनता है और इसका इक्विवेलेंट SHRC स्टेट में होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब विक्टिम पनिशमेंट जो है, जुडिशरी इसमें ये सारे एक्शन ले सकती है। इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट, अग्रीव्ड पर्सन कैन गो टू कोर्ट फॉर रेमेडी। तो कोर्ट वहाँ पे ऐसे आपकी बात सुनेगी। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जिसका राइट वायलेट हुआ वो खुद जा नहीं पा रहा है, मतलब स्टैंडर्ड्स लॉ की वहाँ पे जो होता है लोसाई, वो कॉन्सेप्ट नहीं वर्क कर रहा है, तो उसके लिए बाद में भगवती साहब और इनके वर्क से आया PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। Any citizen or group of citizen can approach the Supreme Court or a High Court for the protection of public interest against the particular law। मतलब आपका राइट नहीं गया है, बट आपने देखा किसी गरीब का, माइग्रेंट वर्कर का राइट जा रहा है, आप एक PIL फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। ओके, देन वन कैन राइट टू जज इवन ऑन अ पोस्ट कार्ड पे भी कर सकते हैं। तो सी कितना ब्यूटीफुली हमने डेमोक्रेटिक राइट्स को डिफेंड करने का प्रोविजंस दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट इज़ वाई अम्बेडकर साहब ने कहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन है, इट हैज़ टू वर्क, और तभी इतने साल बाद ये अभी भी अच्छे से फेथफुली वर्क कर रहा है। वर्क शुड टेक मैटर, जजेस फाइंड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट। नाउ एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट, इसको और बढ़ाना है हमें। तो इन the chapter we have focused only on fundamental right in the constitution, but fundamental rights guaranteed by constitution है are the only rights citizen have? नहीं, दूसरे rights भी हैं यहाँ पे। fundamental rights are the source of all right, constitutional और law, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट। जैसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी होता था, राइट टू प्रॉपर्टी पहले FR था, बाद में वो 300A बना के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। Here the scope of right has expanded. It leads to expansion in the legal right that the citizen can enjoy. From time to time, court give judgment to expand the scope of right. Certain right like right to freedom of press है, right to information RTI है हमारे यहाँ, right to education है derived from FR. School education, right to Indian citizens ये है. Government responsible providing free and compulsory education to children up to the age of 14 year. देखिए जो education है ना, education से related आप एक आर्टिकल फंडामेंटल राइट में भी पाएंगे, एक आर्टिकल आप पाएंगे DPSP में, और एक आर्टिकल पाएंगे आप फंडामेंटल ड्यूटी में। इनके नाम बताइए। ये एजुकेशन हर जगह लिखा हुआ है, देखना FR में भी है, DPSP में भी है, और FD फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड लॉ गिविंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI आया था, ये भी अंडर फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के अंदर आया। राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका मीनिंग एक्सपैंड कर दिया। जैसे कि राइट टू लाइफ है, एक मनेका गांधी केस आया था, उसमें इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह समझा और इसका स्कोप काफ़ी एक्सपैंड कर दिया। राइट्स आर नॉट लिमिटेड ओनली टू FR एज एनुमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इसका स्कोप बढ़ा सकता है, प्रोवाइड मैनी मोर राइट विच में नॉट बी फंडामेंटल राइट। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी अभी हमने बात किया, ये फंडामेंटल राइट था, बट अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। देन राइट टू वोट इन इलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओके, राइट टू वोट इन एन इलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन प्रीलिम्स। नाउ समटाइम्स द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन वॉट इज कॉल्ड ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट भी अगेन ब्रॉडर होते हैं, ये यूनिवर्सल मोरल क्लेम्स होते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। These claims, not rights, going to definition we presented earlier. So with the expansion of democracy all over the world, there is greater pressure on government to accept these claim. तो ये कोवेनेंट है, जैसे इंटरनेशनल कोवेनेंट है इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स का, तो ये कुछ राइट्स हैं, ये इन्होंने बताया है, ये ह्यूमन राइट्स होंगे, इसका वायलेशन भी नहीं होना चाहिए, इन राइट्स को भी ऑनर करना है। फॉर एग्जांपल राइट टू वर्क है। राइट टू वर्क मतलब जैसे आज हमने MG नरेगा भी देखा न्यूज़पेपर में, वो राइट टू वर्क के लिए है।
एवरीवन टू अर्न लाइवलीहुड बाय वर्किंग, राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन है, मेडिकल प्रोफेशनल्स मांगते हैं ना हेल्थ वर्कर, सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशन, फेयर वेजेस होनी चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वर्कर एंड देयर फैमिली, देन राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग एंड housing, social security insurance, health, medical care, illness, special care for women during childbirth and prevention of epidemic, education, free and compulsory primary education, सर्व शिक्षा अभियान। जो सरकार की स्कीम्स आती है ना वो आप देखना इन सब पिलर्स पे बेस्ड होती है। अब कोई भी स्कीम देखो वो इन सब पे बेस्ड होगी। ये जो है ना पिलर्स कीवर्ड्स हैं वो इन कीवर्ड्स के आसपास घूमती रहती है। ये देखना आप हर स्कीम इनके आसपास घूमेगी, बिकॉज हम वेलफेयर नेचर भी रखते हैं गवर्नमेंट की। डीपीएसपी भी होते हैं ना, डीपीएसपी भी वेलफेयर होते हैं। देन गांधीयन प्रिंसिपल में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल भी। सो दिस मेक्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नेंस। स्कोप राइट हैज़ बीन एक्सपैंडेड, न्यू राइट्स आर इवॉल्विंग ओवर टाइम, स्ट्रगल ऑफ द पीपल, न्यू राइट्स इमर्ज एज सोसाइटीज़ डेवलप और एन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड। जैसे साउथ अफ्रीका में गारंटी किया है काइंड्स ऑफ न्यू राइट, राइट टू प्राइवेसी है वहाँ पे, कैन नॉट बी सर्च, देयर फोन कैन नॉट बी टैप, देयर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ओपन। ये जो राइट टू प्राइवेसी है, जैसे अभी अक्सर आधार को लेके इसमें प्रोविजंस होते हैं। अभी जो ऐप है कोविड-19 के लिए सरकार लेके आई है सेतु, इसमें भी राइट टू प्राइवेसी के सवाल उठ रहे हैं। राइट टू एन एनवायरनमेंट होता है, राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो ये एक्सपेंशन भी पॉसिबल है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ये साउथ अफ्रीका के दिए हैं। Many people think that right to work, right to health, right to minimum livelihood, right to privacy should made fundamental right in India. आपको ऐसा क्या लगता है? What do you think? ये कुछ टर्म्स हमने यूज़ किए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर है। ये ह्यूमन राइट्स पे एक वॉच रखती है। इसकी एक रिपोर्ट भी आती है एमनेस्टी इंटरनेशनल की। ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ऑन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लेम का क्या मतलब होता है? क्लेम करना, डिमांड करना, लीगल मोरल एंटाइटलमेंट ऑन फॉलोइंग सिटीजन सोसाइटी। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं। कोवेनेंट मतलब प्रोमिसेस होते हैं मेड बाय इंडिविजुअल ग्रुप्स और कंट्री कि हम सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करेंगे। ये लीगली बाइंडिंग होंगे सिग्नेटरीज पे, अग्रीमेंट और स्टेटमेंट पे। देन ये हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे कंसिडर्ड लो, ये पहले इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया गया था, दैट इज़ वाई हमने इनको काफ़ी यहाँ पे प्रोविजंस दिए हैं। देन एथनिक ग्रुप है। एथनिक ग्रुप मतलब जो वहाँ के लोकल ग्रुप होते हैं, यूजुअली आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। पीपल ऑफ एन एथनिक ग्रुप आर यूनाइटेड बाय कल्चरल प्रैक्टिसेस। उनका सब एक जैसी प्रैक्टिसेस होगी। जैसे कई ट्राइबल्स एंड ऑल हम देखेंगे एथनिक ग्रुप के होते हैं। रिलीजियस बिलीफ सेम होंगे, हिस्टोरिकल मेमोरीज होंगी। ट्रैफिक, मैन विमेन चिल्ड्रन, इमोरल पर्पजेज। समन मतलब बुलाना, जैसे पार्लियामेंट भी समन प्रेसिडेंट करते हैं, हमने पढ़ा था। पर्सन टू अपीयर बिफोर इट। रिट होती है, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं। ऑर्डर ऑफ कोर्ट होते हैं। जो ये रिट हमने देखे थे 32 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 226 एंड 32 इशू कर रहे थे। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। ओके, सो ये फिर आते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस यू ट्राई दीज क्वेश्चंस, यू विल हैव वेरी गुड इंसाइट। सवाल करने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ओके, देन दिस इज द चैप्टर. So here we read about these certain glossary, amnesty, claim, covenant, dalit, ethnic group, traffic, summon and writ. Then ये international covenant on economic, social and cultural right है। ये keywords आप याद रखिए, इनको use भी करिए इन keywords को। Okay, then this is the expanding scope of right, जैसे बाद में right to property हमने अलग कर दिया। ये National Human Right Commission है। आप इसकी वेबसाइट में जाइए, about us पेज में देखिए, बहुत ब्यूटीफुली मेंशन किया है इसका वर्क क्या है, इसका बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज किया एंड ऑल। वेरी गुड एक्सप्लेन ओवर हियर देयर। देन ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है 32, हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। देन दिस इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं ये। देन ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25, 26, 27, 28. Then this is right against exploitation and all at 2, 3 and 2, 4. Then this is freedom to travel to any part of the country, right to freedom है, okay, 19, 20, 21, 22. Then this is equality 14, 15, 16, 17, 18. Then right in the Indian Constitution, right to equality. ये सारे right है, equality, freedom, exploitation, religion, cultural, educational and constitutional remedy. So these are the rights जो हमारे constitution ने दिए हैं, और rights that is why so important होते हैं. So this completes class 9th polity.
इंटरेस्टिंग थी ना, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स सीखे हमने। अब ये फंडामेंटल्स अच्छे होंगे ना तो आगे की अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती है। सो दैट इज़ वाई हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हमने समझा डेमोक्रेसी क्या होता है, वाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होता है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होता है, और डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होता है। सो दिस completes our book of polity class 9th. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.